प्रीवियस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 12 भी आसान है, आप लोग करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है और इसको भी हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। इन 12 कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके निकालना है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन। सबसे पहले हमको अगर यहाँ पे ये चीज दिख रहा है कि dy बाई डी एक्स को अलग अलग करना है, तो लेकिन dy बाई डी एक्स एंगल में दे दिया है किसका, कॉस का। तो सबसे पहले इधर से कॉस हटाना होगा। हमको पता है कि कॉस को हटाने के लिए इधर कॉस है तो उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, कॉस इनवर्स बनता है। ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ए हो जाएगा। ठीक, अब dx वाला को एक तरफ कर सकते हैं, dy वाला को एक तरफ कर सकते हैं। तो ये हो गया कॉस इनवर्स ए इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, x वाला और dy वाला अलग अलग हो गया तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। अब बात पे यहाँ पर ध्यान देना है कि dy का इंटीग्रेशन जो होता है, ये बहुत बार पढ़ चुके हैं लोग कि dy का इंटीग्रेशन कितना होता है, y होता है। अब यहाँ पर cos इनवर्स a जो है ये कोई x का फलन नहीं है, किसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये अचर पद है। cos इनवर्स a क्या है, इसमें x कहीं दिख रहा है, नहीं है ना। इसका मतलब ये अचर गुणांक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर रखते हैं इसको। और किसका इंटीग्रेशन करना है, dx का इंटीग्रेशन करना है। dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, प्लस में क्या ऐड कर देना है, c। अब हमको इसमें क्या करना है कि इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है, इनिशियल वैल्यू यूज करके c का मान निकालते हैं, तब जाके क्या करते हैं कि हम लोग विशिष्ट हल ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे चूंकि x बराबर 0 है तथा y बराबर कितना है, 1 है। तो इसमें x बराबर 0 y बराबर 1 रखेंगे, तो y की जगह यहाँ पे 1 रखना है। cos इनवर्स a इंटू एक्स की जगह 0 रखना है, प्लस c हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि cos इनवर्स 0 में गुना होगा तो वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यहाँ पर ये तो c का मान यहाँ पर कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। अब c का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान जो आएगा ये y बराबर cos इनवर्स a इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब पर्सनली कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, तो 9.4 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर कितना, 14 का आंसर हो गया। 13 ना था 13। अब यहाँ पर देखो एक और चीज कर सकते हैं, क्वेश्चन इनवर्स के रूप में नहीं पूछा था, तो यहाँ से हम इनवर्स को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जो c का मान आया है 1 आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y माइनस 1 हो जाएगा। इधर से प्लस में था तो cos इनवर्स a इंटू एक्स है। हमको इनवर्स का मान निकालना है। सबसे पहले ये काम करते हैं, जो x है x को इधर भाग में भेज देते हैं। हाँ, अगर आंसर देखेंगे तो y माइनस 2 लिखा हुआ है, तो किसी किसी बुक में जो x बराबर 0 पर y का मान कितना दिया है, 2 दिया है, इसलिए y बराबर वहाँ पर 2 लिखा है। लेकिन यहाँ पर 1 लिखा है तो हम 1 के हिसाब से बनाएंगे तो ये आंसर निकल के आएगा। अब हमको पता है कि इधर cos इनवर्स है, इधर जाएगा तो cos बन जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, cos, ये इसका एंगल बन जाएगा y माइनस 1 बट्टे एक्स इंटू ए। तो इस तरह से भी आंसर को दर्शा सकते हैं। इसलिए कि क्वेश्चन जो दिया था इनवर्स के रूप में नहीं दिया था, इनवर्स को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग बात करेंगे अगर इसका 14 नंबर का, तो 14 नंबर भी आसान है, अपने से बनाना है। tan इनवर्स का इंटीग्रेशन पता है कि log थीटा में था, log sec x होता था, और 1 बस इधर y आएगा तो log y हो जाएगा। इसको अपने से सॉल्व करना है 14 नंबर क्वेश्चन को। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को, हम लोग देखते हैं किस प्रकार सॉल्व होगा। पता नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा
डिफरेंशियल इक्वेशन इसका दिया हुआ है, बनाना नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ इसमें लिखा हुआ है, जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसको अगर समीकरण का हल ज्ञात करते हैं तो जो हल निकलेगा, वक्र का जो समीकरण निकलेगा, वो समीकरण कहाँ से होकर गुजर रहा है, 0,0 से। मतलब ये इनिशियल वैल्यू दे दिया है, ये किस बिंदु से होकर गुजर रहा है, 0,0 से। मतलब ये सी का मान निकालने के लिए कंडीशन दिया हुआ है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे माने वैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैथ में थोड़ा बहुत लिख लिया जाता है कि दिया है, क्या दिया है, तो वाई डैश बराबर ई के पावर एक्स साइन इनवर्स दिया हुआ है, एक्स साइन एक्स दिया हुआ है, ठीक। वाई डैश का मतलब सभी को पता है क्या होता है, डी वाई बटे डी एक्स होता है। तो यहाँ पर इसको वाई डैश की जगह डी वाई बाई डी एक्स लिख लेते हैं, ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स। यहाँ पर ऑलरेडी एक्स वाला एक तरफ है, खाली डी एक्स को इधर लेके आ जाना है। तो डी वाई बराबर क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब दोनों तरफ क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। देखो यहाँ पे दो फलन हो चुका है, ई के पावर एक्स और साइन एक्स हो चुका है। जब दो फलन होता है तो उसका इंटीग्रेशन किससे निकाला जाता है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से। किससे निकाला जाता है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से। अगर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज करते हैं तो आइलेट चीज़ याद रखना है। आइलेट में क्या होता है कि इसमें जो फलन पहले आता है, देखो ये है एक्सपोनेंशियल फलन, ये है त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमितीय फलन पहले आ रहा है, ये है त्रिकोणमितीय फलन, ये है एक्सपोनेंशियल फलन। तो जो फलन पहले आता है उसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और जो फलन बाद में आता है उसका हम लोग इंटीग्रेशन करके सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से पहले तो यहाँ पर y का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो अगर y का इंटीग्रेशन करते हैं dy का, तो यहाँ y हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन इसके बाद करते हैं। इसका यूज कहीं पड़ेगा तो इसलिए समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, ठीक। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्या कहता है, थोड़ा सा हमेशा बार बार ये चीज़ें बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है। कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कहता है कि जिसका डिफरेंशिएशन, जो फलन के यहाँ पर दो फलन है, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करना, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको जैसे है वैसे पहले रख दो, और जिसका इंटीग्रेशन करना है उसको यहाँ पर इंटीग्रेट करके लिखो। तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई के पावर एक्स हो जाता है। फिर माइनस साइन देना है। अब जो इंटीग्रेट करके आया है उसको यहाँ पर फिर से लिखना है। तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स से आया है, तो इसको यहाँ पर लिख दिए। अब जो जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसका फिर से यहाँ पर डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स हो गया। अब फिर इसको इंटीग्रेट कर दो, यही इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करता है, ठीक है। y बराबर यहाँ से आ गया ई के पावर एक्स साइन एक्स माइनस, अब यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगेगा, इसलिए कि इसको हम लोग जब भी अगर दोनों फलन का इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करने के बाद फिर वैसा ही कुछ रिपीटेशन करता है तो उसका फिर से हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाते हैं। तो इसको हम यहाँ पर कैसा करते हैं कि इसको यहाँ पर ब्रैकेट दे देते हैं इंटीग्रेशन बाई, फिर वैसे ही लगेगा कि इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। जिसका डिफरेंशिएशन करना रहता है वो जैसे रहता है वैसे लिखा जाता है, और जिसका इंटीग्रेशन करना रहता है तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन इतना ही रह जाता है, तो यहाँ पर लिख देंगे। फिर माइनस साइन देके जो इंटीग्रेशन करके आता है उसको यहाँ पर लिखते हैं, और फिर इसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इसी को फिर इंटीग्रेट कर देना, यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो y बराबर ई के पावर एक्स साइन एक्स, अभी ये ब्रैकेट को क्लोज ही रखते हैं, अंदर वाला पूरा काम कर लेते हैं। ई के पावर एक्स कॉस एक्स को बाद में लिख लेते हैं। ये माइनस साइन बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बचेगा ई के पावर एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। अगर बात करते हैं इसका, तो यही हम लोग का क्या है, यही यहाँ पे y है समीकरण में, तो इसके जगह पर हम लोग y रख सकते हैं। तो y बराबर ई के पावर एक्स, यहाँ पर i मानने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ा कि यहाँ पर y बराबर इतना है, तो इसी को हम लोग यूज कर लेते हैं। ई के पावर एक्स कॉस एक्स प्लस में इसके जगह पर क्या हो जाएगा, फिर से y हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर सबका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, तो प्लस सी ऐड कर लेते हैं। अब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो y बराबर ई के पावर एक्स साइन एक्स, यहाँ पर आ जाएगा माइनस ई के पावर एक्स कॉस एक्स, यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस वाई प्लस सी। ये हमको y का मान निकालना है। ये y इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो ये 2y हो जाएगा, जुड़ के हो जाएगा ई के पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई के पावर एक्स कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा।
चाहते हैं 2 को तो 2 को इधर भेज सकते हैं, या इसके बाद भी हम लोग भेज सकते हैं इनिशियल कंडीशन यूज करके। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसको समीकरण, ऊपर में एक समीकरण 1 मान चुके हैं तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इनिशियल कंडीशन क्या दिया हुआ है तो लिखेंगे चूंकि वक्र 0,0 से होकर जा रही है, इसलिए x बराबर 0 तथा y बराबर 0 समीकरण 1 में, समीकरण 2 है ना, समीकरण 2 में रखने पर जब इससे पास होकर जा रहा है तो इसको हम लोग सेटिस्फाई करेगा, इसलिए x की जगह 0, y की जगह 0 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 0 e के पावर 0 साइन 0 माइनस e के पावर 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 0 प्लस c। देखो सिंप्लीफाई करके क्या आता है, ये तो इधर 0 हो जाएगा, ये साइन 0 0 होता है तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, और e के पावर 0 का मान 1 होता है, cos 0 का मान भी 1 होता है, तो यहाँ पर 1 बचेगा प्लस c। 0 तो खत्म हो जाएगा, 1 को इधर भेज देंगे तो माइनस में आएगा प्लस में, तो c का मान जो निकल के आएगा कितना आएगा 1। अब इसे c का मान रख देंगे समीकरण में, तो c का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर अब इसको समीकरण 2 में रखेंगे, 2y बराबर e के पावर x साइन x माइनस e के पावर x cos x प्लस यहाँ पे 1 रख देना। अब इतना लाई दिए तो हम y का मान निकाल लेते हैं, y के मान के रूप में भी लिख सकते हैं, या इतना पर भी छोड़ सकते हैं। इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के भी कुछ दिया रहता है, 2 को उधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा तो उतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, इतना पर भी छोड़ सकते हैं। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 16। तो यहाँ पर भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है दिया हुआ है, देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, मतलब अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, और ये इसका जो हल होगा ये किस बिंदु से होकर गुजर रहा है, तो 1,-1 से गुजरने वाला वक्र ज्ञात करना है। तो वक्र जो है कर्व जो है किससे गुजर रहा है, इससे गुजर रहा है, तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वेरिएबल से वेरिएबल मेथड से। वेरिएबल से वेरिएबल मेथड ये कहता है कि y वाला को एक तरफ और x वाला को एक तरफ कर लेना है, और दोनों तरफ क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमको इस y को, तो ये वाला y को तो इधर रखना है, ये पूरा y का ही पद कहलाएगा y+1, तो इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो y बटे इधर क्या आ जाएगा y+2 हो जाएगा, इंटू dy को इधर रखते हैं और dx को भी भेज देंगे, इधर है x+2 डिवाइडेड बाई, इधर से ये x जाएगा तो बट्टे में x हो गया, और dx यहाँ पर गुना में आ जाएगा। सिंपल था, एक ही बार में यहाँ पर, इसलिए गुना में जब भी गुना में रहेगा तो आप गुना भाग में आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। तो अब इस तरह से दोनों का दोनों क्या हो गया, अलग हो गया। अब दोनों तरफ क्या कर देना है, जैसे ही अलग होगा दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन ले लेना है। देखो इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसका क्या उपाय है, ऊपर में y है, ऊपर में एक पद है, नीचे में 2 पद है, ठीक। अब दोनों ऊपर नीचे घात समान है, अगर ऐसा नहीं रहता तो हम लोग नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में मिल जाता, इसका लॉग ले लेते नीचे का, ठीक। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, y+2 है तो पहले y+2 लिख लेते हैं और -2 कर देते हैं, ये फिर कट कर y बच जाएगा, और तब जाए क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, तब क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे बराबर। इसको अलग अलग कर सकते हैं, इसे नीचे में एक पद है ऊपर में 2 पद है, तो x के साथ अलग अलग करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पर 2 के साथ अलग अलग करेंगे 2/x हो जाएगा इंटू
dx हो जाएगा। इसको अलग अलग करते हैं तो y प्लस 2 के साथ y प्लस 2 अलग अलग होगा तो 1 बचेगा, बट माइनस 2 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा y प्लस 2 हो जाएगा इंटू dy। देखो दोनों तरफ अब इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है। नीचे में x रहे या नीचे में ये रैखिक रहे, वो दोनों का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग ही होता है। सिर्फ ध्यान देना रहता है कि x का गुणांक यहाँ पर y दिया है तो y का गुणांक कितना 1 होना चाहिए। पहले तो 1 का इंटीग्रेशन का बात करते हैं तो कितना होता है y होता है माइनस। अब इसका हम लोग बात करते हैं तो दो तो गुणांक है ऐसे ही रहेगा और 1 बटे वाई प्लस 2 तो इसका क्या हो जाता है लॉग लग जाता है तो लॉग मॉड ऑफ वाई प्लस 2 हो जाएगा। वैसे ही 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, यहाँ पर भी दो गुणांक कहलाएगा और 1 बटे x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x हो जाएगा और प्लस में क्या ऐड कर देना है c। अब इसको समीकरण 1 मानते हैं इसलिए कि इनिशियल कंडीशन इसमें दिया हुआ है, देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये किससे होकर गुजर रही है 1, -1 से होकर गुजर रही है 1, -1 लिखेंगे। चूंकि वक्र 1, -1 से होकर जा रही है इसलिए ये क्या x बराबर यहाँ पर ये x का वैल्यू होता है पहला वाला, दूसरा वाला y का वैल्यू होता है x बराबर 1 तथा y बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर ऐसे लिखते हैं समीकरण 1 में रख सकते हैं, रखने पर नहीं लिखेंगे इसलिए कि चूंकि और इसलिए यूज कर दे रख सकते हैं। अब यहाँ पर रखेंगे तो y की जगह -1 रखना है तो y की जगह यहाँ पर हो गया -1 -2 इंटू लॉग, यहाँ पर भी y की जगह -1 प्लस 2 बराबर x की जगह 1 प्लस 2 लॉग 1 प्लस c। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और डायरेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें कि log 1 -1 प्लस 2 कितना बचेगा 1। log 1 का मान क्या होता है 0 होता है तो 0 में इतना किसी भी गुना करो ये 0 हो जाएगा। इधर है 1, इधर भी वही केस बनेगा log 1 का मान 0 तो 0 में 2 से गुना होगा 0 हो जाएगा प्लस c। वो c का मान निकालना है तो ये 1 बचा है इधर -1 है तो इधर 1 से इधर 1 आएगा तो माइनस में आ जाएगा तो c का मान क्या निकल के आएगा -2। अब ये c का मान क्या करना है समीकरण 1 में रख देना है तो लिखेंगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर c का मान समीकरण 1 में रखेंगे ऊपर में समीकरण क्या था y -2 log y प्लस 1 y -2 log y प्लस 2 बराबर x प्लस 2 log मॉड ऑफ x प्लस c तो c का मान कितना -2 है तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इसको इतना पर छोड़ सकते हैं या log को ये वाला log को एक साथ कर लेते हैं, एक साथ करके लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं पहले ये वाला x को इधर लेकर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा y माइनस x हो जाएगा, क्या हो जाएगा y माइनस x और ये जो 2 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में और लॉग वाला पद को एक तरफ कर लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 लॉग मॉड ऑफ x है, ये इधर माइनस में इधर से आएगा तो प्लस में ये हो जाएगा 2 लॉग y प्लस 2 है। देखो लॉग का लॉग a प्लस लॉग b का प्रॉपर्टी तभी अप्लाई करते हैं जब लॉग का आगे कुछ भी नहीं रहे तब। तो यहाँ पर आगे में कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है तो 2 को हटाने का 2 तरीका है, या तो 2 दोनों में है तो कॉमन कर लेते हैं या मान लो कि कॉमन नहीं करना है तो दूसरा उपाय ये है कि लॉग के जो आगे होता है वो पावर में चला जाता है तो लॉग x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर मॉड लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों इसलिए कि x का स्क्वायर का मतलब ये धनात्मक बन गया तो लॉग के लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे ही इधर y प्लस 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा जो आगे में है, अब यहाँ पे मॉड लिखने की जरूरत नहीं है। अब लॉग a प्लस लॉग b का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं तो अगर log a प्लस log b का प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो बताता क्या है कि log a प्लस log b है
ए गुने बी हो जाता है, ए गुने बी हो जाता है। अब यहाँ पर ए की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, बी की जगह है वाई प्लस 2 के स्क्वायर, ये ए गुने बी हो गया। बस इतना ही सिंप्लीफाई करके छोड़ देना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना किए, क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व किए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सत्रह नंबर क्वेश्चन, इसमें हम लोग को बनाना पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया नहीं है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के समझेंगे। दिया हुआ है बिंदु 0,2 से गुजरने वाले एक ऐसा वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, वक्र जो है उसका समीकरण ज्ञात करना है जो इतना बिंदु से होकर गुजर रहा है, जिसके किसी बिंदु पर अब जो है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए अब यहाँ पे आगे कंडीशन दिया हुआ है, जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की परवानता, ऐसा हम लोग कर चुके हैं। किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा की परवानता का बात करते हैं, मतलब उसका मतलब है dy/dx। उस बिंदु के x निर्देशांक के गुणनफल उस बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। अब देखो बोला गया है कि स्पर्श रेखा की परवानता और उस बिंदु के y निर्देशांक के गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के क्या है, बराबर है। बिंदु के x निर्देशांक के क्या है, बराबर है। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का, तब स्पर्श रेखा की परवानता का मतलब हो गया dy/dx, और इसमें गुना किससे करना है, तो और उस बिंदु के y निर्देशांक के गुणनफल, इसके साथ किसका गुना करना है, y के साथ। ये किसके बराबर है, तो जो बिंदु के x निर्देशांक है ये इसके क्या है, बराबर है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब बहुत आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको हमको नहीं लगता है बताने की जरूरत है। dx इधर चला जाएगा और क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा। अगर बात करते हैं बनाने का तो सिंपल है, इधर y इंटू डी वाई बच जाएगा, इधर से ये x चला जाएगा तो x इंटू डी एक्स हो जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे तो y का इंटीग्रेशन घात वाला पावर वाला फॉर्मूला से वाई स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। अब प्लस में क्या ऐड हो जाएगा, c का मान निकालने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ये 0,-2 से क्या हो रहा है, पास होके जा रहा है। जब इससे होके जा रहा है तो इस समीकरण हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि वक्र 0-2 से होकर गुजर रही है या होकर जा रही है, कुछ भी लिख सकते हो, से होकर गुजर रही है, इसलिए x बराबर 0 तथा y बराबर -2 समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो यहाँ पर रखते हैं तो y का मान कितना रखना है, -2। -2 का स्क्वायर बटे 2 और x का जगह क्या है 0, 0 के स्क्वायर बटे 2 प्लस c। ये जो कितना -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसलिए प्लस में बन जाएगा। तो 2 पे 4 हो गया, 4 में 2 से भाग करेंगे 2 बचेगा, ये तो 0 हो गया। तो c का मान जो बचा कितना बचा, 2। अब लिखेंगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं अगर c का मान, तो वाई स्क्वायर बटे 2 बराबर देते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 और c का मान कितना है 2। इसको देखा जाए ये जो समीकरण है वह सिंप्लीफाई और कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, बराबर का साइन है, ठीक है। 2 से पूरा में गुना कर दिया जाए, इधर 2 कट जाएगा, वाई स्क्वायर इसमें भी 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर इसमें 2 से गुना होगा 4 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को इधर लेकर जाते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, 4। तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन का हल है, यही इस समीकरण का वक्र का समीकरण है बोल सकते हैं।
तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अभी हम लोग कितना देख रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। इसमें भी हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करना है, बनाना पड़ेगा। तो 18 का अगर बात करते हैं, तो 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये वक्र के किसी बिंदु, अब यहाँ पर पहले बात की जाए वक्र के किसी बिंदु के स्पर्श रेखा की परवणता। यहाँ परवणता का बात हो रहा है, मतलब यहाँ तक अभी dy/dx का बात हो रहा है, ठीक है। स्पर्श बिंदु को बिंदु इतना से मिलाने वाले रेखा की परवणता। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा केस उल्टा कर दिया है, बोल रहा है कि स्पर्श बिंदु को, जो स्पर्श बिंदु है, बिंदु इतना से मिलाने वाले रेखा, बिंदु इतना से अगर मिलाया जाए तो रेखा का परवणता की दुगनी है। तो रेखा की जो परवणता है वो क्या है, दुगनी है। यदि यह वक्र, अब यहाँ पर आगे ये इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, ये इनिशियल कंडीशन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर साफ साफ लिखा ही है कि वह वक्र बिंदु, अब जो वक्र निकालना है वह इस बिंदु से होकर गुजर रहा है। ये इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, इससे सी का मान निकलेगा, ना कि इससे सी का। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का पार्ट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को और क्लियर यहाँ से समझते हैं। देखो एक वक्र है, वक्र ऐसा होता है, यहाँ पर मान लो कि यही बिंदु क्या है, x, y है। अब ये इधर लिखा देते हैं, चलिए x, y है। तो अगर अब यहाँ से हम इस पर एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं, तो इस स्पर्श रेखा का जो परवणता है, इस स्पर्श रेखा का परवणता क्या है, dy/dx होता है, यही होता है ना स्पर्श रेखा का परवणता। अब बताया जाता है जो ये स्पर्श बिंदु है, एक दूसरा बिंदु है कहीं पर भी, जो बिंदु है कितना है, -4, -3 है, और ये बिंदु इससे मिलाया जा रहा है। इसका जो परवणता है, इसका जो परवणता है, बोला जा रहा है मिलाने वाले रेखा की परवणता की दुगनी है। तो मिलाने वाले रेखा की जो परवणता है उसके दुगनी है, मतलब ये वाला परवणता जो है, इसका परवणता, इसका, अब इस रेखा का परवणता कैसे निकलेगा। तो रेखा का परवणता निकालने का एक फॉर्मूला बताया गया है 11th क्लास में, कि अगर कोई रेखा पर दो बिंदु पता है तो उसका स्लोप जो होता है, परवणता जो होता है, क्या होता है, तो उसका अगर परवणता का बात करते हैं तो परवणता निकालने का तरीका होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो यहाँ मान लेते हैं ये x2 y2 है, ये x1 y1 है, ठीक है। परवणता निकालने का अलग से लिख देते हैं। चलिए अगर किसी रेखा पे दो बिंदु पता रहता है, मान लो कि ये x1 है, ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है और ये y2 है। इस दो बिंदु जब दिया रहता है तो उसका परवणता लिखने का तरीका होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। अब यहाँ मान लेते हैं कि ये वाला x2 y2 है और ये वाला x1 y1 है, तो उस हिसाब से y2 - y1 लिखाएगा, तो y2 का मान -y1, तो यहाँ माइनस पहले से, तो यहाँ पर +3 हो जाएगा, माइनस प्लस। ये x2 का मान लेते हैं कि x है, इसमें से घटाना है -4 को, तो माइनस का हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब ये रेखा का परवणता आया। अब बोला गया है कि ये वाला परवणता इस वाले परवणता कितने हैं, दुगने हैं। इसको हम अब समीकरण के रूप में लिख सकते हैं कि dy/dx जो है दोगुना है इस वाले परवणता का दोगुना y+3 डिवाइडेड बाई x+4 के बराबर है। यही आगे हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। तो इसमें वही काम करेंगे, x वाला को एक तरफ। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि y+3 है, इधर ये गुना में कहलाएगा, ऊपर में कहलाएगा, इधर आएगा तो पलट जाएगा, तो 1/y+3 हो जाएगा इंटू dy। ऐसा बचेगा 2 डिवाइडेड बाई x+4 इंटू dx। अब x वाला एक तरफ, y वाला एक तरफ हो गया, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब इस इंटीग्रेशन बहुत आसान है, नीचे में जब भी रैखिक रहता है और यहाँ पर गुणांक भी कितना है, y का भी गुणांक 1 है, x का भी गुणांक 1 है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। लॉग मॉड ऑफ y+3 हो जाएगा, दो गुणांक है तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x+4 हो जाएगा। अब बताए कि जब दोनों तरफ लॉग आ जाए तो
अचर पद को भी क्या करना है, लॉग के रूप में ही लिखना है, तो लॉग सी लिख लेना। अचर पद को क्या लिख लेना है, लॉग सी लिख लेना है। इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। सबसे पहले लॉग का प्रॉपर्टी, लॉग ए प्लस बी का प्रॉपर्टी यूज करते तो लॉग के आगे वाला आर्गूमेंट को हटाना होगा, आगे वाला मान को हटाने के लिए इसको पावर में भेजना पड़ेगा। तो लॉग का ये भी प्रॉपर्टी जो होता है कि जो आगे में रहता है उसको हम लोग घात में भेज सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा लॉग, अब घात में स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। इनटू प्लस में क्या है, लॉग सी है। अब यहाँ पर लॉग ए प्लस लॉग बी का प्रॉपर्टी यूज करते तो लॉग ए इंटू लॉग बी हो जाता है लॉग मॉड ऑफ वाई प्लस 3। ये बन जाएगा लॉग सी इंटू एक्स प्लस 4 के द होल स्क्वायर, दोनों क्या हो जाता है, गुना में आ जाता है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। बताए थे अब दोनों तरफ अगर लॉग रहता है तो दोनों तरफ को लॉग हटा सकते हैं, तो क्या बचेगा, इधर बचेगा वाई प्लस 3, इधर हो जाएगा सी इंटू एक्स प्लस 4 के द होल स्क्वायर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चाहते तो 3 को उधर हम लोग भेज सकते हैं। अच्छा हाँ, इसमें सी का भी मान निकालना है। सॉरी, इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, हम लोग सी का मान ज्ञात करेंगे। सी का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग चेक कर सकते हैं क्या इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है। ये वक्र किससे होके जा रहा है, तो -2,1 से गुजर रहा है, -2,1 से गुजर रहा है। तो लिख सकते हैं, चूंकि समीकरण इसको 1 कर देते हैं, चूंकि वक्र -2,1 से -2,1 से होकर जा रही है, गुजर रही है, दोनों में से कुछ भी लिख रहे, होकर जा रही है। इसलिए x का मान कितना है, -2, और y का मान कितना है, 1, तथा y बराबर 1 को y बराबर 1 समीकरण 1 में रख सकते हैं। जब वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो उसमें ये मान रख सकते, तो y की जगह 1 रख दे, तो 1 + 3 हो गया, c इंटू एक्स की जगह -2 + 4 के द होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर 1 + 3 कितना, 4 हो गया, c इंटू यहाँ पर भी 4 में से 2 घटेगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो c का मान कितना निकल के आया, 1। अब इस c का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर c का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या जाएगा, y + 3, यहाँ पर हो गया 1 इंटू एक्स प्लस 4 के द होल स्क्वायर। और 1 में किसी भी संख्या से गुना करो उतना ही रह जाता है। इस तरह से क्या निकल के आ जाएगा, y + 3 बराबर x + 4 के द होल स्क्वायर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, तभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर चुके हैं। फिर देखते हैं अगर एक क्वेश्चन और कंप्लीट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाए। तो इस खाली एक ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, तो बड़ा क्वेश्चन नहीं है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन, एक गोलाकार गुब्बारा है, इसका आयतन जिसे हवा भर कर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है, वो स्थिर गति से क्या हो रहा है, बदल रहा है। यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या कितना 3 इकाई था और 3 सेकेंड बाद कितना 6 इकाई है, तो 30 सेकेंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात करें। 30 सेकेंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या क्या होगा वो बताना है। जब भी हम लोग बात करते हैं कि जो गुब्बारे का आयतन है, मतलब एक गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भर करके फुलाया जा रहा है और ये स्थिर गति से उसका आयतन में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है। बात को ध्यान में सुनना है, उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है।
और आयतन में परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है, या तो त्रिज्या के सापेक्ष बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं उसके क्या समय के सापेक्ष क्या हो रहा है, परिवर्तन उसका आयतन में हो रहा है। जब आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है वो स्थिर गति से हो रहा है। स्थिर गति का मतलब ये है कि उसमें जो परिवर्तन है, आयतन में परिवर्तन है समय के साथ, वो स्थिर है, अचर है, कांस्टेंट है। इस बात को ध्यान देना है, स्थिर है, अचर है, कांस्टेंट है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये हाई लेवल क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मानते हैं कि माना कि समय t सेकेंड पर गुब्बारे का आयतन भी है। अब अगर आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है, उस आयतन में परिवर्तन को हम लोग कैसे दिखाते हैं, dv/dt। अब बताया जाए जो आयतन में जो परिवर्तन है समय के साथ, आयतन में जो परिवर्तन है स्थिर गति से हो रहा है। स्थिर गति मतलब क्या कि ये जो है ये क्या है, ये जो है एक अचर के बराबर है। मतलब ये परिवर्तन ऐसा हो रहा है कि स्थिर गति से हो रहा है, उसको हम k मान लेते हैं। क्या है, ये स्थिर गति से परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम k मान लें। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं, जो ये परिवर्तन है वो त्रिज्या और समय के साथ दे रहा है, लेकिन यहाँ पर हम आयतन लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आयतन को हटाते हैं। तो हम लोग जानते हैं ये चीजें, क्या जानते हैं, आयतन के बारे में जानते हैं कि आयतन कितना होता है। तो हम लोग आयतन को पहले दर्शा देते हैं। सब जगह हम लोग क्या निकालने वाले, गुब्बारे का त्रिज्या का बात हो रहा है। तो जानते हैं चूंकि v बराबर, अगर ये गुब्बारा है इसका आयतन किस प्रकार का था, 4/3 पाई r क्यू हो जाएगा, जहाँ r गुब्बारे की त्रिज्या है, गुब्बारे की त्रिज्या लिख लेना है। ठीक है। अब इस v के जगह रखेंगे तो d/dt, v के जगह 4/3 पाई r क्यू बराबर k। थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, 4/3 पाई तो गुणांक है, ये बाहर आ जाएगा, और आर क्यू का डिफरेंशिएशन टी के सापेक्ष कर रहे हैं। तो आर क्यू का डिफरेंशिएशन 3r² होगा, और टी के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर dr/dt लिखना पड़ेगा। dr/dt बराबर k हो गया। अब यहाँ से देखो 3 से 3 तो ये कट गया, तो बचा क्या, 4 पाई r² dr/dt बराबर k। अब यहाँ पर t वाला को एक तरफ और r वाला को एक तरफ करते थे, यहाँ पर आएगा 4 पाई r² dr, यहाँ पर k इंटू dt हो जाएगा। अब t वाला एक तरफ है, r वाला एक तरफ है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। अब यहाँ से बात करते हैं, तो 4 पाई तो अचर गुणांक है, ऐसे ही रहेगा। r² का इंटीग्रेशन, तो घात वाला फार्मूला से एक बढ़ जाएगा, बटे में हो जाएगा 3, और यहाँ पर बात करते हैं k इंटू टी का इंटीग्रेशन, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, c ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक k भी नहीं पता है और c भी नहीं पता है। तो दोनों का मान निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो अगर हम लोग बात करते इनिशियली, मतलब शुरुआत, बोल रहे हैं आरंभ में गुब्बारे की त्रिज्या कितना है, 3 इकाई है, मतलब r का मान 3 है। कब, जब t का मान क्या है, 0 है। आरंभ मतलब जब t का मान 3 है उस टाइम में r का मान कितना, जब t का मान 3 हुआ है तो r का मान कितना हो चुका है, 6 हो चुका है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर पहला कंडीशन है, उसको पहले समीकरण दोनों का मान हम लोग निकालेंगे। पहले इनिशियल वाला लिखते हैं, लिखेंगे r बराबर 3 है, 3 जब t बराबर क्या है, 0 है। चूंकि r बराबर 3 जब t बराबर क्या, 0 है, r बराबर 3 है जब t बराबर 0 है। तो यहाँ पर इस समीकरण में रखेंगे 4 पाई r का मान 3 का क्यूब बटे 3 बराबर k इंटू टी का मान 0, और प्लस में क्या हो गया, c। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से ये 3 को 3 है तो 1 3 कट जाएगा, तो 9 बचेगा, तो 9 में 4 से गुना होगा, तो 9 चौका 36 पाई हो जाएगा। और इधर k का मान 0 हो गया, तो यही c का मान आ गया। तो c का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे c का मान समीकरण 1 में
रखने पर, जब c का मान समीकरण 1 में रखेंगे क्या देखने को मिलेगा, 4 पाई r³/3 बराबर k इंटू टी प्लस 36 पाई हो गया। अब इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, जब t बराबर 3 सेकेंड है तो r का मान क्या हो जा रहा है, लिखेंगे चूंकि r बराबर 6 इकाई है, जब t बराबर कितना है, t बराबर 3 है, तो इसमें हम लोग रखेंगे r की जगह 6, तो 4 पाई 6³/3 बराबर k इंटू टी का मान 3 प्लस 36 पाई। अब इसको सॉल्व करके हम पहले k का मान ज्ञात करें। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर 6 का क्यू है, इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अलग से। तो 6 गुने 6 गुने 6 यही लिखाएगा ना, बट्टे में 3, 3 दूना के 6, 7 के 36, 36 दूना के 72 आ जाएगा। अब 72 में 4 से अगर गुना होता है, 72 में कितना से 4 से गुना होगा, तो 4 गुना के 8, 7 चौक 28, 4 गुना के 8, 7 चौक 28 पाई हो जाएगा। जब बच गया 3k प्लस 36 पाई। सबसे पहले ये काम कर सकते हैं, सब में 3 कॉमन दिख रहा है, 3 से भाग लगा दे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। इसमें 3 से भाग करेंगे तो 9 तिया 27, एक बचेगा 36 18, तो 56 पाई हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे k बच जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो 12 तिया 36 होता है, तो 12 पाई। वो k का मान निकालना है, इधर 12 पाई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस 12 पाई हो जाएगा। अब 56 पाई में से 12 पाई को घटाते हैं तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा 6 में से 2 जाएगा 4 और 12 में से 9 में से 1 जाएगा 8, तो 84 पाई बचेगा। तो ये k का मान हो गया। अब इसको समीकरण 2 में रखें, लिखेंगे k का मान समीकरण 2 में रखने पर कितना आ जाएगा, 4 पाई r³/3 बराबर k का मान 84 पाई इंटू टी प्लस 36 पाई, यही आया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन में सिर्फ समीकरण निकाल के नहीं बोला है छोड़ने के लिए, बोला है हाँ तो t सेकेंड के बाद गुब्बारे की त्रिज्या, मतलब यही हो गया, t सेकेंड के बाद गुब्बारे की त्रिज्या हो गया, लेकिन पूरा r का मान नहीं निकला। हमको सबसे पहले ये पाई को हटाने के लिए हम दिख रहा है 4 पाई से सब कट जाएगा, तो 4 पाई से पहले भाग कर देते हैं। तो 4 पाई से भाग करेंगे तो यहाँ 4 पाई कट जाएगा, तो r³/3 बचेगा। यहाँ पर पाई कट जाएगा, 4 से ये कटेगा, 4 गुना 4, 4 एकम 1 तो 21t हो जाएगा। यहाँ पर अगर कटेगा तो 9 बार पाई तो कट जाएगा, तो 9 चौका 36 हो जाएगा। हमको निकालना है r³ का मान, तो r³ बराबर 3 इधर भेजते, 3 में इसमें गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 21 में 3 से गुना होगा तो 63t हो जाएगा, 9 में 3 से गुना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इधर पावर 3 है, इधर भेज देंगे तो पावर कितना हो जाएगा, तो 63t प्लस 27 के पावर 1/3 हो जाएगा। उधर क्यूब है तो इधर क्यूब रूट बन जाएगा, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो टी समय पर यही पूछा था, टी समय पर जो त्रिज्या का मान होगा यही आ जाएगा। टी समय पर त्रिज्या का मान ये निकल के आए। ठीक, इस तरह से थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो गया, इसलिए क्वेश्चन कंप्लीट करना था। अगले क्लास में इसको हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। आज क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।